बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सूरज के क्वेश्चन में रिजर्व डेबिट नहीं किए आपने जबकि रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया है। अच्छा, जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो मैं सब लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट ने ये कहा है कि जब हमने सूरज लिमिटेड के क्वेश्चन के अंदर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए थे तो हमने इस रिजर्व को क्यों नहीं चार्ज किए जो हमने शेयर रीपरचेज रिजर्व बनाया हुआ था। तो रिजर्व्स के हवाले से एक रूल ये समझ लीजिए कि जो रिजर्व जिस काम के लिए बना हुआ है उस काम के लिए ही उसको यूटिलाइज किया जाएगा। शेयर रीपरचेज रिजर्व जो है ये शेयर्स को रीपरचेज करने के लिए है, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए नहीं है। रीपरचेज करने से क्या मुराद है, मार्केट से आप शेयर वापस ले लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों को शेयर इशू किए होते हैं उनसे कहते हैं भाई आके हमें शेयर वापस करते हैं, पैसे हमसे ले लें। दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो शेयर रीपरचेज रिजर्व जिस पर्पस के लिए रखा गया है सिर्फ वही पर्पस का हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जो चीजें डिस्कस की थी उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है ये वन ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स हैं। 4 स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें से 2 आपने पढ़ ली हैं और 2 स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट के अंदर मौजूद 2 इंपॉर्टेंट आइटम्स की चेंजेस को बताती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इक्विटी के आइटम की चेंजेस को बताती है, कैश फ्लो की स्टेटमेंट कैश फ्लो के आइटम की चेंजेस को बताती है, एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए होते हैं जो कि स्टैंडर्ड की होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली नेट एसेट के अंदर चेंजेस को दिखाते हैं। नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो आइटम्स आती हैं या ओवरऑल जो इक्विटी की आइटम्स होती हैं उनको हम लोग इक्विटी कहते हैं या नेट एसेट्स कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक सिंपल सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई थी। अब हमने ये देखा था कि क्योंकि ये मल्टीपल कॉलम्स में बनती है तो हम पैरेलल आमने सामने इसके कंपैरेटिव फिगर्स नहीं बना सकते। हम ऊपर करंट ईयर की लास्ट ईयर की फिगर्स बनाते हैं, नीचे हम फिर करंट ईयर की फिगर्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेकर चलते हैं। एक मूवमेंट दिखाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस के दरमियान में जो कि पूरे सेशन के अंदर हुई है। सबसे पहली जो इसमें जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है डिविडेंड्स की, कि डिविडेंड किस तरह से दिए जाते हैं। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो उसी साल दिया जाता है जिस साल वो अप्रूव होता है, इसलिए उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर नजर आती है। जबकि फाइनल डिविडेंड जो होता है ये फाइनल डिविडेंड साल के खत्म होने के बाद एजीएम के अंदर मेंबर्स अप्रूव करते हैं, जिसके अंदर 4 महीने का टाइम लग सकता है और उस 4 महीने के टाइम के बाद उस डिविडेंड को हम लोगों ने पे करना होता है। तो यानी कि जिस साल का डिविडेंड होता है उससे अगले साल ये डिविडेंड पे होता है और अगले साल ही इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसकी प्रोविजन नहीं बनाई जाती, इसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आपको याद होगा हमने अकाउंट्स के अंदर प्रोविजंस पढ़ी थी कि हमारा जो खर्चा इस साल का है उसको इसी साल रिकॉर्ड कर लें, आप उसको अपने पास अप्रूवल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लें लेकिन फ्यूचर में ना जाए। लेकिन उस रूल की एक एक्सेप्शन है डिविडेंड कि जिस साल का डिविडेंड है हम उस साल पे नहीं करते, उसके अगले साल पे करते हैं, क्योंकि डिविडेंड इज बेसिकली नॉट एन एक्सपेंस। हम लोग इसको एज ए आउटफ्लो टू द ओनर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसीलिए डिविडेंड जब हम ओनर को पैसे वापस करते हैं तो हम उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, हम उसे ड्राइंग ट्रीट करते होते थे। आपको याद होगा छोटी क्लासों में। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में का कुछ पार्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑनर्स को और बाकी पार्ट जो है वो हम रिजर्व कर लेते हैं अपने पास। तो ये जो रिजर्व होता है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, किसी पर्पस के लिए रिजर्व बन सकता है और एक जनरल रिजर्व भी होता है जो कि किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर दिखानी होती है। जिस तरह से डिविडेंड जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो भी हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर मूवमेंट दिखानी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 3 मूवमेंट्स होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखानी होती है। नंबर 1 जो इस साल का प्रॉफिट होता है वो हम दिखाते हैं, यानी कि जनरल रिजर्व जो होता है अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट वगैरह जो होता है उसके अंदर हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। नंबर 2 हमने डिविडेंड वगैरह बताना होता है। नंबर 3 हमने रिजर्व्स बताने होते हैं। ठीक है जी, तो डिविडेंड के केस में हम लोगों ने भी बात की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिचुएशन देखी थी कि कुछ शेयर जो है वो इशू कर दिए जाते हैं। तो शेयर इशू करने के अंदर जो रूल है वो यही है कि बैंक उतने से डेबिट होगा जितने पैसे आते हैं, शेयर कैपिटल उतने से डेबिट होगा जितनी के फेस वैल्यू है शेयर की, और बाकी जो भी डिफरेंस है वो यहाँ तो शेयर प्रीमियम में जाएगा या आपका डेबिट साइड पे जाएगा। शेयर प्रीमियम तब जाएगा जब आप महंगा शेयर बेचेंगे और डेबिट साइड पे तब जाएगा जब आप सस्ता शेयर बेचेंगे। सस्ता शेयर जो बेचेंगे तो वो डिस्काउंट की फॉर्म हो सकती है। तो डिस्काउंट के लिए सबसे पहले आपने 3 उसकी कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस की थी
कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन हुआ है फॉर द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट तो हम पहले उसे डेबिट करेंगे। अगर वो नहीं है या अगर है और कम है तो फिर हम दूसरी टाइम पे या दूसरी लेवल के ऊपर शेयर प्रीमियम को चार्ज करेंगे, और शेयर प्रीमियम भी अगर इनसफिशिएंट हो या ना हो तो फिर हम जनरल रिजर्व जो हमारे अनअप्रोप्रिएटेड रिजर्व्स होते हैं उनको चार्ज कर देते हैं, डिस्काउंट वगैरह सारा का सारा। बोनस इशू के केस में हम लोग जब शेयर इशू करते हैं तो एग्जैक्टली वही हमारी कंडीशन होती है, कैश तो आता नहीं है। इसी तरह से राइट इशू के केस में भी नॉर्मली सस्ते शेयर इशू किए जाते हैं। शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन जो है इनके अंदर कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन ये है कि इसमें क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं तो इसमें ईपीएस वगैरह में चेंज आएगा। जो फिर हम लोगों ने बात की थी, ये वाला क्वेश्चन किया था सूरज केबल्स लिमिटेड का, और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व कराया। अच्छा जी, दो इसमें क्वेश्चंस आए हैं, चलें वो मैं ले लेता हूं ताकि फिर हम इजीली आगे स्टार्ट कर सकें। तो क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने कहा है सर अगर डिविडेंड की परसेंटेज शेयर होल्डर्स इंक्रीज कर दें और डायरेक्टर्स कम प्रपोज करें तो किसकी बात मानी जाएगी? देखिए रूल ये होता है कि डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स की जो डायरेक्टर्स जो डिविडेंड की परसेंटेज अप्रूव करते हैं ना, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट का रूल है, ये हमारा इसका रूल है, आप समझ लें कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है ना उसके अंदर ये रूल्स हैं। कंपनीज लॉ के अंदर भी रूल है कि डायरेक्टर की बात से ऊपर जो शेयर होल्डर्स है ना वो अप्रूव नहीं कर सकते। दिस इज द रूल, ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो है डिस्काउंट की अमाउंट जनरल रिजर्व्स में लेके जा सकते हैं। डिस्काउंट की अमाउंट मैंने आपको बताया तीन चीजें होती है, नंबर 1 स्पेसिफिक रिजर्व, नंबर 2 शेयर प्रीमियम, नंबर 3 कोई भी जनरल आपका जो रिजर्व है तो आप यस थर्ड कंडीशन पे उसको चार्ज कर सकते हैं। एक और जो सिचुएशन होती है, मैं पढ़ाने लगा हूं, आप काइंडली जरा नोट कर लें चीजों को। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होते हैं ये भी ये इनके अंदर जो मूवमेंट होती है या जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है ये आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन के केस में जब आप एंट्री करते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं? आप करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है ये आपका एक रनिंग अकाउंट होता है, आपने इसको बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करना होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो आपकी इक्विटी है, इस इक्विटी के अंदर आपको शेयर कैपिटल, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एक्सेट्रा, इसके नीचे आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये नजर आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस। तो बेसिकली ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी इसको कहते हैं, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हमारा इक्विटी का ही पार्ट होता है, इक्विटी का ही आइटम होता है जो कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर फिर इसकी मूवमेंट दिखाई जाएगी। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जब अराइज होता है तो हम एंट्री करते हैं एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें दूसरी चीज होती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है, जो रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई है, हम उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो एंट्री होती है हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट होता है ये भी दोनों हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो जो रिटेन अर्निंग का अकाउंट होगा फिर आपको पता है कि उसको हम लोगों ने उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो हमने चार्ज करनी है, और जो रिटेन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग के जो अकाउंट्स होते हैं ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इनकी मूवमेंट जो है वो दिखाई जाएगी। फिर इसमें एक और इम्पैक्ट होता है जब हम लोग रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट। जब हम लोग रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करते हैं, लेट्स सपोज कि हमने एक एसेट डिस्पोज कर दिया, तो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो स्ट्रेट वे आपका सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग में मूव हो जाता है, ठीक है जी। ये इसकी फिर एंट्री वही होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है ना वो ग्रेजुअली हम हर साल करते हैं, जैसे ही हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं अपने अकाउंट्स में उसी वक्त एट द सेम टाइम
रीवैल्यूड एसेट की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं। तो ये होती है एट द रेट ऑफ सेम एज डेप्रिसिएशन रेट, या जो डेप्रिसिएशन का जो उसका पैटर्न होता है उसी के साथ जो है ना वो हम लोग इसको चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वो ऐसे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी जो है वो हम 10% ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस जो है ना वो कर लेंगे। जबकि जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं तो फिर हम ऑल बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस is moved to retained earnings, वो रिटेन अर्निंग्स में मूव कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है इसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसकी जो मूवमेंट होती है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस की, इसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस जो आता है आपका, वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट नहीं करना होता, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आप कैलकुलेट करते हैं एंड पे आपका अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद आपने उसके अंदर से वो करना होता है, ईपीएस कैलकुलेट करना होता है, और एंड पे स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से एक छोटा सा सेक्शन आता है। ठीक है, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जिसे हम ओसीआई भी कहते हैं, इसको हम लोगों ने चार्ज करना है। तो इसलिए इसको लिखा हुआ है कि इट शुड बी चार्ज्ड और प्रेजेंटेड इन ओसीआई। इट मे बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू रिटेन अर्निंग फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू रेलेवेंट एसेट्स। तो ये हम बात कर रहे हैं कि उसकी वो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो उसने मूव करनी है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होती है। ठीक है जी, जब ये अराइज होगा उस वक्त हम लोग ये एंट्री करेंगे, एसेट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस उस वक्त जो है ना वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जब हम ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग्स में तो ये इसकी एंट्री होती है। डिस्पोजल जब हम एसेट को कर देते हैं तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जितना भी बैलेंस पड़ा होता है, ऑल बैलेंस, वो सारा का सारा रिटेन अर्निंग में मूव हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 3 एंट्रीज हैं जो कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी के अंदर आती हैं। तो टेंशन क्या है, एसएमएस लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अब खुद करना है, इसका सोल्यूशन मौजूद है। तो आप लोगों का ये बन गया जी होमवर्क, आपको ये नोट्स के अंदर क्वेश्चन मिल रहा है, ये आपने करना है। हम लोग कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की। वैसे तो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ी है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें रिफ्रेश करना जरूरी होता है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ऑर्डिनरी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि जनरल शेयर्स होते हैं जिनके साथ हमारा वोटिंग राइट शामिल होता है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं इनके अंदर वोटिंग राइट मौजूद होता है, और ये लोग जो हैं ये वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग राइट मौजूद होता है इनका। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनको जो नॉर्मल हमारा डिविडेंड है वो मिलता है। इनको एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड अप्रूव किया जाता है, इनके पास वोटिंग राइट होता है। ये एजीएम में आते हैं, एजीएम में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर उसके अंदर लिखा होता है कि भाई हम आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं, जो कि मैनेजर्स ने लिखा होता है, यानी कि डायरेक्टर्स ने लिखा होता है, और ये उसके अंदर रहते हुए अपना डिविडेंड अप्रूव कर लेते हैं कि भाई हमें भाई इतने पैसे देते हैं। ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इन कंपैरिजन टू दिस देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे लोग जिनको कुछ प्रेफरेंस दी गई है, ये प्रेफरेंस जो होती है ये इन डिविडेंड होती है। इनको दो जगह पे प्रेफरेंस मिलती है। डिविडेंड के अंदर इनको डिविडेंड मिलेगा बिफोर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो इनको दो जगह पे प्रेफरेंस मिलती है। नंबर 1 डिविडेंड की फॉर्म में, नंबर 2 इन लोगों को प्रेफरेंस मिलती है इन द फॉर्म इन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होती है? लिक्विडेशन से मुराद है बिजनेस का बंद हो जाना या बंद कर देना। जब आप बिजनेस को बंद करेंगे तो उस वक्त इनको प्रेफरेंस मिलेगी। इस प्रेफरेंस से क्या मुराद है? देखिए, जब बिजनेस बंद कर रहे होते हैं ना, तो बिजनेस ने बेसिकली अपने सारे एसेट्स बेच के अपनी लायबिलिटीज को पे करना होता है। लायबिलिटीज को कैसे पे करते हैं? वो सबसे पहले सारे एसेट्स बेचते हैं। सबसे पहले जो सिक्योर्ड डेट्स होते हैं, जो बैंक से लोन लिए होते हैं या ऐसे लोन जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी जमा कराई होती है, बिजनेस की ख्वाहिश होती है कि हम पहले उन एसेट्स को पे कर, उन लायबिलिटीज को पे करें। उसके बाद जो भी हमारे क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, जो पेबल्स होते हैं, उनको पे किया जाता है। आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे वापस मिल जाते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स लिए जाते हैं। जो भी उनका शेयर होता है, उस शेयर के ऊपर जो उसकी फेस वैल्यू होती है उतने उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड पे अगर कुछ बच जाए तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है। अगर कुछ ना बचे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बस बेस्ट ऑफ लक की दुआ मिलती है। तो लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो बेसिकली जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो दे हैव टू प्रेफरेंसेस।
और फिर उसके अलावा इनको इनके पास दो और डिफरेंट टाइप की टाइप्स होती है, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये दो चीजें हैं जिनको हमने देखना है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स को इन दोनों अच्छी अच्छी बेनिफिट्स के बदले में क्या चीज वो फोरगो करते हैं, देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये लोग डिविडेंड में जब प्रेफरेंस लेंगे तो इनसे वोटिंग राइट जो है वो छिन जाएगा, वोटिंग राइट जो है वो इनके पास नहीं रहेगा, ये वोटिंग राइट छोड़ देंगे ताकि ये बिजनेस के डिसीजंस पे असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि ये बिजनेस के डिसीजंस पे असरअंदाज इनके होने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें मस्तियां करते रहेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनको प्रेफरेंस मिलनी है डिविडेंड के अंदर। तो ये रैकलेस डिसीजंस लेंगे, ये इस तरह से डिसीजन लेंगे जो कि बिजनेस के शायद इमीडिएटली बहुत ज्यादा फायदे में ना हो, लेकिन इनको अपना फायदा नजर आ रहा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो वोटिंग राइट को फोरगो करते हैं। अब इसमें जो बात जो बतानी है यहाँ पे वो कुछ अब नीचे आ रही है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं फॉर इन रिलेशन टू डिविडेंड, जो कि हर साल मिल रहा है। एक होता है जी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है जी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना। क्यूमुलेटिव का मतलब होगा इसमें जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होना। जमा होने का मतलब ये है कि अगर एक साल एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती, उस साल भी कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। एक कंपनी किसी साल लॉस में है तो भी वो डिविडेंड देगी, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक राइट दे दिया जाता है कि आपको हर साल 5% डिविडेंड मिलेगा, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर किसी दिन किसी साल कंपनी लॉस में होगी तो वो फिर भी ये डिविडेंड देगी। हो सकता है कि डिविडेंड फौरन ना पे किया जाए, लेकिन ये कंपनी अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि भाई हमने ये पैसे देने हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है, लॉस का मतलब है कि उसके पास कैश फ्लोज नहीं है, कैश फ्लोज ना होने का मतलब यह है कि वो अभी पैसे नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी वो इसको अपना एक्सपेंस अपना पेएबल रिकॉर्ड कर लेगी। वो कहेगी कि भाई अब हमने ये पैसे देने ही देने हैं। चलो ठीक है, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लेकिन जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, पैसे आएंगे, वो ये कम्युलेटिव डिविडेंड पे करेगी। On the other hand, there is another dividend which is called non-cumulative preference shares. There are non-cumulative preference shares जिसमें जमा नहीं होता, जब प्रॉफिट आएगा उस साल पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाएगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर्स को, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर्स को दिया जाएगा। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनके अंदर जमा नहीं होता, लेकिन हर साल प्रेफरेंस इनको लाजमी तौर पे मिलती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। इसी तरह से ये एक कंडीशन चीज होती है जी जिसे हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे जरा एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, बाद में आपको ये बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट बात है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में वापस ले लिए जाने होते हैं। रिडीम का मतलब है वापस ले लेना, वापस हासिल कर लेना। तो रिडीम का मतलब है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इस वादे के साथ इशू किए जाते हैं कि हम इनको आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको आपके पैसे वापस करेंगे और आपसे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये वापस ले लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेफरेंस शेयर जो है वो आपने 10 रुपए का इशू किया और आप अभी डिसाइड कर लेंगे हम उस वक्त आपसे 50 रुपए का ये शेयर वापस ले लेंगे। वट एवर, जो भी आप रिडीम करना चाहते हैं आप इसको रिडीम कर लेंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन दी अदर हैंड ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको वापस नहीं लिया जा सकता, जो परमानेंटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अगर शेयर होल्डर ने बेचने होंगे तो वो मार्केट में जाके किसी और बंदे को बेचकर उसको शेयर होल्डर बना देगा, लेकिन वो कंपनी वापस नहीं लेगी, कंपनी के वो शेयर वापस परचेज करने का कोई इरादा नहीं है। इसे हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, यानी कि ऐसे शेयर्स जो इशू किए गए थे तो उस वक्त कंपनी ने ये नहीं कहा था कि मैं इसको फलां डेट पे जाके वापस ले लूंगी, इसे हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो बात है वो इंपॉर्टेंट जो है वो आखिरकार आ गई है। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना इररिडीमेबल, ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको वापस नहीं लिया जा सकता, ये कंपनी के लिए जस्ट लाइक
शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि कंपनी इनको वापस नहीं ले सकती। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से ये शेयर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये एक लोन की तरह होते हैं। वाह क्या बात मैंने कर दी, ये एक लोन की तरह होते हैं। अब लोन्स क्या होते हैं? देखिए आप किसी से लोन लेते हैं, वो कहता है भाई टेंशन नहीं है मुझे आपके बिजनेस की कोई भी, आपने पैसे लिए, आपने इंटरेस्ट देना है हर साल के एंड पे, और आप उसको हर साल के एंड पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, चाहे आपका प्रॉफिट है या लॉस है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप पैसे वापस कर देते हैं और आपका लोन खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या, शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, भाई हमें कोई टेंशन नहीं है, ये हमने आपको पैसे दिए, आपने इसके ऊपर हमें डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड देना है या इंटरेस्ट देना है, ठीक है, ये देना तो है, पैसे तो देने, प्रॉफिट हो लॉस हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपने डिविडेंड देना ही देना है। तो दिस इज जस्ट लाइक ए लोन। तो नॉर्मली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ सारी बातें, कि नॉर्मली ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऐसा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है आपके इस टॉपिक के अंदर और इस टॉपिक के क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन जब हम लोग शेयर्स की बात कर रहे होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको वापस लिया जाना है, दीज आर बेसिकली जस्ट लाइक लोन्स, तो इनको लॉन्ग टर्म लोन्स के तौर पर ट्रीट कर लिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अगर आपको कभी ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आए जिसमें इक्विटी है, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिजर्व वगैरह इस तरह की चीजें, एंड पे आना प्रोपरेटेड प्रॉफिट, और इक्विटी का टोटल खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद उसके नीचे आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नजर आती हैं, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नजर आते हैं। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, ये आपके शेयर्स जो हैं वो इस तरीके से रिडीम होते हैं, ठीक है जी। तो ये होते हैं जी रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्वेश्चन में नजर आएंगी, मैं आपको अभी बता देता हूं, इनका भी एज सच डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हमारा टॉपिक इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टर्मिनोलॉजीज रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। देखिए जब कोई शेयर कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल, या आप जब किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो लाइंस नजर आएंगी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये तीनों इकट्ठे लिखे होते हैं, और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो अलग लिखा होता है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करते वक्त उसको गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। आप खुद से शेयर इशू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है, गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देती है, और उस अप्रूवल में लिख देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 100 मिलियन के शेयर्स इशू कर सकते हैं, 100 मिलियन रुपीस के। तो गवर्नमेंट ने आपको ऑथोराइज कर दिया है कि आप इतने शेयर इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ खास चीजें सोचती है और उसके बाद आपके एसेट्स, आपके ऑपरेशंस वगैरह इस तरह की चीजें देखती है, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 100 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल मार्केट से उठा सकते हैं, 100 मिलियन के शेयर इशू कर सकते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो छोटी होती हैं, तो गवर्नमेंट उनको 10 मिलियन रुपीस की फॉर एग्जाम्पल इजाजत दे देती है। कुछ कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं तो उनको 1000 मिलियन की यानी कि 1 बिलियन की इजाजत मिल जाती है। तो वट एवर गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीजों को सामने रखते हुए आपको इजाजत दे देती है कि भाई आपने इससे ज्यादा शेयर कैपिटल इशू नहीं करना है, इससे ज्यादा आपने शेयर इशू नहीं करने हैं। तो ये हमारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता है। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि यार 100 मिलियन मुझे अलाउ है, लेकिन मुझे अभी 100 मिलियन की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ शेयर्स इशू करेंगे, और वो शेयर्स इशू करेंगे हम 50 मिलियन के। इसे हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर दिए हैं मार्केट में लोगों को, यानी कि जो उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई इतने शेयर्स हम देंगे, तो वो इशूड शेयर कैपिटल होता है।
अब इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, वो जो हम नहीं कहते कंपनी ने इतने शेयर इशू कर दिए, इतने पैसे आ गए, इतना प्रीमियम आ गया, ये इतना डिविडेंड, इतना हमने जो है ना वो कर दिया, तो ये हमारे लिए इशूड शेयर कैपिटल होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे मुल्क में आपको यही दो फिगर्स नजर आएंगी, आपको टोटल कितना अलाउ है और आपने इशू कितना कर दिया है। लेकिन ये दो चीजें भी होती है, कभी कभार ऐसे होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करने लगती है, जब कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हमने शेयर इशू करने हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर ये होता है कि कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल अभी कंपनी जो है वो कहती है कि हमने 20 मिलियन मजीद शेयर इशू करने हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर मार्केट के अंदर फॉलो किया गया है, पूरा गाइडेंस दी जाती है जिसमें कि ये करें ये करें ये करें ये करें, 10-12 महीनों का 5-7 महीनों का प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, जो कि हमारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने नहीं पढ़नी है। सिर्फ उसमें मैं ये चीज बताता हूँ कि कंपनी जो है, फर्ज करें कि वो कहते हैं कि हमने 20 मिलियन शेयर जो है वो इशू करने हैं, ठीक है, फर्दर इशू करने हैं। फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू किए जाते हैं उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी उसे कहते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो शेयर इशू किए जाते हैं उनको पब्लिक ऑफर कहते हैं। सब्सिक्वेंटली हमारे मुल्क में ये रूल है कि जब हम लोग सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करेंगे तो पहले हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेंगे, और सब्सिक्वेंटली अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर परचेज ना करें तो फिर हम पब्लिक की तरफ जाएंगे। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है इसमें तो कंपनी पब्लिक को ही ऑफर करती है अपने शेयर्स, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और फिर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं है तो पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाते हैं। खैर 20 मिलियन जो है ये शेयर उन्होंने डिसाइड किया और मार्केट में अनाउंसमेंट कर दी, इसे हम कहते हैं ऑफर्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। लोगों को कहा अब एक ही बंदा 20 मिलियन शेयर तो नहीं परचेज कर सकता है, 20 मिलियन के शेयर तो नहीं परचेज कर सकता, तो कोई बंदा 200 के शेयर परचेज करेगा, कोई 1000 के शेयर परचेज करेगा, कोई 2 लाख के शेयर परचेज करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 20 मिलियन के शेयर जो है ना वो परचेज होने हैं। तो ऐसा हुआ कि बैंकों में एप्लीकेशन जमा करानी थी, हर बंदा अपनी अपनी एप्लीकेशन जमा करा रहा था। इन्होंने 15 दिन दिए हुए थे कि 15 दिन तक आप लोगों में से जो जो बंदा भी शेयर परचेज करना चाहता है 15 दिन तक पैसे जमा करा दे। तो लोगों ने जो शेयर्स कराए वो थे जी 18 मिलियन थे। ये जो 18 मिलियन होता है इसे हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कर, सब्सक्राइब करने का मतलब होता है ना रिक्वेस्ट करना, रजिस्टर करना, वो कहते हैं सब्सक्राइब कर लें तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कराते हैं। तो 18 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया, 18 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे किया कि भाई हम लोग इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं। और ये ऐसे क्लिक करके सब्सक्राइब नहीं हो जाता, इसके अंदर ना पेमेंट करनी पड़ती है, बैंकों को जाके पैसे देने पड़ते हैं। जब भी कोई कंपनी शेयर ऑफर करती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी कंपनी फौजी फर्टिलाइजर अगर ऑफर करती है शेयर्स, तो लोग जो है वो पागलों की तरह जाएंगे, बैंकों में लाइनों में खड़े होंगे और पैसे जमा करा के शेयर परचेज करने की रिक्वेस्ट देंगे, जिसे हम सब्सक्रिप्शन करना कहते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आपकी ऑफर शेयर कैपिटल से कम आ जाए तो इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और अगर ज्यादा हो जाए तो आपके ख्याल में उसको कौन सी सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा? अगर 20 मिलियन आपने ऑफर किया था, आपके मैसेज का मैं रिप्लाई करूंगा, अगर 20 मिलियन ऑफर किया हो और 22 मिलियन सब्सक्रिप्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? 20 हो 18 आ जाए तो हम उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन अगर 20 हो और 22 आ जाए तो बच्चे का मैसेज आ गया है, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ, आपके लिए तालियां। अच्छा जी, ओवर सब्सक्रिप्शन, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो फिर कंपनी करती है क्या? जब किसी भी जगह पे ज्यादा लोग आ जाएं और वहां पे थोड़े लोग हों तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी या तो कोई मेरिट डिसाइड करेगी कि भाई इस मेरिट के लोग हों, वो लोग जिनकी अटेम्प्ट्स कम हों, वो लोग जो दिखने में अच्छे हों, वो लोग जो बात करने में अच्छे हों, ये तो फॉर्मल करते हैं ना। लेकिन जो कंपनी है वो क्या करेगी? कंपनी करेगी इसके अंदर जिसे हम कहते हैं बैलेटिंग करेगी, ठीक है, कुरानदाजी करेगी और फिर उसके बाद शेयर इशू करेगी। खैर ये तो हमारा कंसर्न नहीं है। 18 मिलियन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल थे और जब इसके पैसे आ गए हैं तो 18 कंपनी के अंदर जब 18 मिलियन के पैसे आ गए हैं तो 18 मिलियन ही हमारा पेड अप कैपिटल भी होगा, ठीक है जी।
अच्छा जी, पेड अप कैपिटल 18 मिलियन होता है। कुछ मुल्कों में ऐसे होता है, अगेन सुन लीजिए, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं, कि जहां पे कंपनी जो है वो 20 मिलियन शेयर इशू कर देती है, लेकिन कहती है कि भाई मुझे पहले 6 महीनों में सिर्फ 10 मिलियन चाहिए, तो आप सारे लोग अपने शेयर्स के आधे आधे पैसे दे दें। पार्शली पेड शेयर्स के पैसे भी गवर्नमेंट जो है वो कंपनी कलेक्ट कर सकती है और बाकी कहेगी कि बाद में दे दीजिएगा। तो ऐसे केस में उसे पार्शियली सब्सक्राइब या पार्शियली पेड अप कैपिटल कहते हैं, जो कि हमारे मुल्क में इजाजत नहीं है। हमारे मुल्क में स्पेसिफिकली बताया गया है कि पार्शियली पेड शेयर्स जो है उनको इशू करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पहले ही 10 रुपए का शेयर है, उसमें से 5 रुपए का आप उसमें से फंस गए, 5 रुपए का शेयर इशू कर देते हैं, 5 रुपए कहते हैं बाद में लेंगे, तो मजाक ही कर रहे हैं ना आप, फिर आप शेयर ही कम इशू कर लें। तो पार्शियली पेड शेयर का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि इंटरनेशनली जरूर होता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता। तो ये था जी कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। और शेयर्स के अंदर हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नाम से सीधी एक ही लाइन होती है, यानी कि पहले आपको कंपनी दिखाएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल फॉर एग्जांपल ऑथोराइज्ड कैपिटल है 100 मिलियन का, 100 मिलियन का, और इसके नीचे ना 2 लाइंस लगा देते हैं ताकि इसको अलग से डिफरेंशिएट किया जा सके। फिर कंपनी अपना शेयर कैपिटल इस तरह से दिखाती है, वो कहती है कि इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो हमारे मुल्क में इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल सेम होता है, और इस एग्जांपल के केस में हमारा 20 मिलियन है, सॉरी 50 मिलियन है। हमने बल्कि 2 ऑफर किए थे, इसकी रबड़ पता नहीं क्यों नहीं चल रही पेन की, तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है। चलें कोई बात नहीं, यहां से कर लेते हैं। तो 50 मिलियन था, 20 और ऑफर किया हुआ है, या 50 और 18 68 मिलियन। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच रिलेट्स टू द शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। इसमें एक छोटी सी बात रह गई है, विच इज बोनस डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड पे करें इन द फॉर्म ऑफ बोनस, हम लोगों ने बात की थी, जरा याद करें कि जब कंपनी बोनस इशू करती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो नॉर्मली जब डिविडेंड पे किया जाता है तो हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, आपका रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, डिविडेंड पेएबल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद आप उसको जब पे करते हैं तो फिर आप बैंक डेबिट करते हैं, बैंक क्रेडिट करते हैं, डिविडेंड पेएबल अकाउंट आप डेबिट करते हैं। जब आप बोनस इशू करते हैं, तो बोनस इशू के केस में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ये हमारी एंट्री थी बोनस इशू की, कि हम लोग कोई स्पेसिफिक शेयर्स इशू नहीं करते हैं, हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं और स्पेसिफिक रिजर्व नहीं तो शेयर प्रीमियम नहीं तो रिटेन अर्निंग इनको क्रेडिट करते हैं। जब हम लोग बोनस डिविडेंड बोनस इशू करते हैं, जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं, तो फिर हमारे पास इन तीनों में से कोई एक चीज जो है वो डेबिट होती है, और इनके अंदर एक ऑर्डर है, तो पहले स्पेसिफिक कोई रिजर्व मेंटेन किया हुआ है तो वो, नहीं तो शेयर प्रीमियम नहीं तो रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर आप बोनस इशू करते हैं एज ए डिविडेंड, इफ बोनस इज इशूड एज डिविडेंड, इफ बोनस शेयर्स आर इशूड एज डिविडेंड, तो फिर हम लोगों ने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना ही करना है, लेकिन डेबिट आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को करना है। ठीक है जी। तो बोनस इशू के केस में 2 सिनेरियोज हो गए। अगर आपका बोनस इशू नॉर्मली आपने डिसाइड किया है कि भाई बोनस इशू करेंगे, और वो एज ए डिविडेंड नहीं है, ना इंटरम ना फाइनल, तो फिर आपने वो ऑर्डर फॉलो करना है, पहले स्पेसिफिक रिजर्व, देन शेयर प्रीमियम, देन रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर हम बोनस इशू कर रहे हैं एज डिविडेंड, तो फिर हमारे लिए वो ऑर्डर फॉलो करना जरूरी नहीं है, हम रिटेन्ड अर्निंग्स को चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिविडेंड देते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स को चार्ज करते हैं। डिविडेंड जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से दिया जाएगा, ये हमारा रूल होता है। डिविडेंड शुड ऑलवेज बी गिवन इन फ्रॉम द करंट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि किसी साल, जिस साल आपका प्रॉफिट नहीं है उस साल आप बोनस इशू नहीं कर सकते एज डिविडेंड। जिस साल आपका प्रॉफिट नहीं है उस साल आप बोनस इशू नहीं कर सकते एज डिविडेंड। रिपीट करता हूं मैं, हम लोगों ने ये बात की है कि जब भी हम डिविडेंड देंगे, क्योंकि डिविडेंड का ये रूल है,
डिविडेंड का रूल है कि भाई डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। भाई जिस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ उस साल किस बात का डिविडेंड? तो जिस साल कोई प्रॉफिट नहीं होगा उस साल जीरो डिविडेंड दिया जाएगा, उस साल कोई डिविडेंड नहीं होगा, ना बोनस इशू किया जाएगा एज डिविडेंड। ठीक है, जिस साल कोई प्रॉफिट नहीं है ना उस साल बोनस इशू आप कर सकते हैं, जो नॉर्मल इशू करते हैं। अगर आपने कोई रिजर्व मेंटेन किया हुआ है आप बोनस इशू कर सकते हैं, लेकिन आपने बोनस इशू एज डिविडेंड नहीं करना है। वो कहते हैं ना बोनस इशू किया है एज डिविडेंड, तो भाई डिविडेंड कहां से दे रहे हो? डिविडेंड चाहे आप कैश की फॉर्म में दें, डिविडेंड चाहे आप शेयर्स की फॉर्म में दें, आप नहीं दे सकते जब तक आपका उस साल प्रॉफिट नहीं है। तो साल का प्रॉफिट होना जरूरी है डिविडेंड के लिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर वो प्राइवेट कंपनी जिसने शेयर इशू नहीं किया उसके लिए पेड अप कैपिटल क्या होगा? उसके लिए पेड अप कैपिटल होगा ₹0। पेड अप कैपिटल के सामने 0 लिखा हुआ आ रहा होगा। एंड आई हैव सीन सच कंपनीज, मैंने ऐसी कंपनीज देखी है जिनका पेड अप कैपिटल 0 होता है। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, ये जो अपने करंट देखिए बेसिकली होता है ये कि जो उस वक्त जो कंपनी को जो लोग चला रहे होते हैं ना, वो उन कंपनियों के सब्सक्राइबर्स कहते हैं, शेयर जो है ना वो उनके शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनियों के भी तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मेरा ख्याल है 2 या 3 शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर कुछ नहीं होगा ना तो उनके पास एक एक शेयर होगा। जैसे हम लोगों ने कंपनी बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ, सीए नोट्स पब्लिकेशन जो है, सीए नोट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जिसके ऊपर हम लोग 2010 से मेरा ख्याल है कि बच्चों की टेस्टिंग और बुक्स और पब्लिकेशन और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। सीएमएडीसी भी बेसिकली सीए नोट्स की सब्सिडरी है, नियर पीयर भी सीए नोट्स की सब्सिडरी है। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये सारे के सारे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आते हैं। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स हैं, 3 शेयर होल्डर्स हैं। एक मैं हूं, मेरे पास उसका 1 शेयर है। ठीक है, एक हमारे आतिफ साहब है, उनके पास जो है उसके 10 शेयर्स हैं, 9 या 10 शेयर्स हैं। तो हम लोगों ने इसका ₹100 का शेयर कैपिटल बनाया हुआ और रखा हुआ। तो प्राइवेट जो कंपनीज होती है ना, इनका भी कम से कम जो है वो बड़ा थोड़ा सा शेयर कैपिटल तो जरूर होता है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नहीं मिलता डिविडेंड इन केस ऑफ नो करंट ईयर्स प्रॉफिट? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है तो देखा जाएगा कि उसके जो शेयर्स हैं वो कम्युलेटिव हैं या नॉन कम्युलेटिव। अगर उसके शेयर्स कम्युलेटिव होंगे तो फिर उसका डिविडेंड हम लोग अपने पास रिकॉर्ड करेंगे और वो भी जस्ट लाइक ए लॉस हमारे लॉस में ऐड होगा। तो उसको हम लोग जो है वो माइनस करके दिखाएंगे अगर वो कम्युलेटिव हुआ तो। और अगर वो कम्युलेटिव ना हुआ तो फिर उस साल उनको भी डिविडेंड नहीं मिलेगा लॉस के ईयर में। अच्छा जी, बच्चे पूछ रहे इशू शेयर दोबारा बता दें। देखिए वो शेयर जो आप इशू कर देते हैं मार्केट में उसे हम इशूड शेयर कहते हैं। इशू करने से मुराद ये है कि शेयर्स लोगों के पास है और लोगों ने पैसा आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली 50 मिलियन का मतलब ये है कि 50 मिलियन के शेयर्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, पेड अप क्या होता है? पेड अप से मुराद ये है कितने शेयर्स के पैसे आपको मिल गए हैं। पाकिस्तान के अंदर इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, इंटरनेशनली हम लोग IFRS पढ़ते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ये आपको कुछ ऐसी एडजस्टमेंट, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बताते हैं जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये है कि जो डिविडेंड है वो अप्लाई करना है, वो अप्रूव करना है आपके मेंबर्स ने। कुछ और कंट्री में ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड जो है, फाइनल डिविडेंड, वो मेंबर्स ने अप्रूव ना करना हो, वो डायरेक्टर्स ही अप्रूव कर दें। किसी और मुल्क में ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा डिविडेंड अप्रूव कर दें एज कंपेयर टू डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट वाले मेंबर्स जो है, आपके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टर से ज्यादा डिविडेंड अप्रूव कर सकते होंगे किसी मुल्क में। तो स्टैंडर्ड जो है यानी कि जो IFRS हैं ये आपको एक यूनिवर्सल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल ये तीनों सेम होते हैं, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि ये तीनों दिखाने होते हैं तो इसलिए हमारे मुल्क में इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल तीनों का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है और उसके आगे इकट्ठी एक ही अमाउंट लिख दी जाती है। ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि दिखाना है, तो जब दिखाना है तो फिर आपने उसका नाम जरूर लेना है चाहे वो सेम अमाउंट है। तो इस तरह से बजाय इसके कि पहले लिखते हैं इशूड कैपिटल 50 मिलियन, सब्सक्राइब कैपिटल 50 मिलियन, पेड अप कैपिटल 50 मिलियन, तीनों को अलग अलग दिखाने के बजाय तीनों को एक लाइन आइटम के तौर पे दिखा दिया जाता है। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव रिपीट कर दें।
कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर उस साल लॉस होगा तो भी आपका डिविडेंड आपको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नॉन कम्युलेटिव के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिलता अगर उस साल लॉस हो तो। स्टूडेंट का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगी स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में। देखिए स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर कैश में लिए अमाउंट जाती है ना, तो आपको कैश तो 68 मिलियन मिला हुआ है। ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है ये तो बेसिकली एक लिमिट है। बेसिकली स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपने ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी दिखाना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि आप मजीद कितने शेयर आज के बाद इशू कर सकेंगे। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो होता है ये आपने दिखाना होता है, लेकिन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कोई पैसे आए नहीं होते आपको गवर्नमेंट से। आपने जो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर जो क्वेश्चन शो करवाना है या जो अमाउंट शो करवानी है वो आपने इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल वाली करवानी है। एक क्वेश्चन है एसएमएस के नाम से, उसमें एक पॉइंट है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, उसकी ट्रांजैक्शन करते हुए सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया, शेयर कैपिटल के कॉलम में कोई फिगर नहीं प्लस माइनस हो रही, ऐसा क्यों? शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों नहीं किया? शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों नहीं क्यों करेंगे? डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने, डिविडेंड की एंट्री लेकर आए जेन में। डिविडेंड की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे कहीं पे भी शेयर कैपिटल का वर्ड नहीं आता, तो फिर उसमें हम लोग शेयर कैपिटल को क्यों क्रेडिट करेंगे? स्टूडेंट का क्वेश्चन है एसएमएस लिमिटेड के अंदर उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 300 मिलियन का, तो देखें ना जब डिविडेंड होता है उसकी क्या एंट्री हमने लिखी है, ये देखें ऊपर इस तरफ ये लिखी हुई है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड जो होता है उसकी एंट्री होती है रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ना इसमें डेबिट साइड पे शेयर कैपिटल का अकाउंट है ना इसमें क्रेडिट साइड पे शेयर कैपिटल का अकाउंट है। तो अकाउंटिंग एंट्री अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर आगे चीजें सीधी हो जाएंगी। देखिए अकाउंटिंग के अंदर एंट्री ही मेन चीज है, आपको अगर एंट्री आ गई तो बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ पे भी मैंने आपको हर चीज की सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री बताई है। अब आप लोग ये करें, जब आप लोग एक पेज लें और उस पेज के ऊपर इस टॉपिक की सारी अकाउंटिंग एंट्री छोटी करके लिखिए, और फिर उसके बाद आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये होगा तो उसकी एंट्री होगी, ये होगा तो उसकी एंट्री होगी, ये होगा तो उसकी एंट्री होगी। और जब आप स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बना रहे हैं तो आपको जो भी ट्रांजैक्शंस दी गई उनकी एंट्री सोचें और फिर उसमें से देख लें कि कौन सी अमाउंट जो है वो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर नजर आएगी, वो आप उसमें डाल दें। एज सिंपल एज दैट। अगला सवाल, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर अगर कम्युलेटिव में जो है वो देना है तो कम्युलेटिव में और ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस हुआ? नॉन कम्युलेटिव और ऑर्डिनरी में, नॉन कम्युलेटिव और ऑर्डिनरी में डिफरेंस होता है जिस साल प्रॉफिट होता है उस साल, जिस साल प्रॉफिट आएगा उस साल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड दिया जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में। ठीक है, जब खाना पकेगा तो पहले बड़े को मिलेगा फिर छोटे को मिलेगा, जिस दिन खाना नहीं पका बड़ा भी भूखा छोटा भी भूखा। इस तरह से याद करें। अच्छा सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में डिफरेंस बता दें। सब्सक्राइब और पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल होते हैं, ये सेम ही होते हैं। सब्सक्राइब का मतलब है जिन लोगों ने पैसे जमा करा दिए हैं और जितने शेयर परचेज कर लिए। मैंने बताया था कि किसी और मुल्क में ऐसे होता है, दूसरे मुल्कों में भी ऐसे हो सकता है कि सब्सक्राइब्ड कम हो, सब्सक्राइब ज्यादा हो, पेड अप कम हो। यानी कि कंपनी फॉर एग्जांपल कहती है कि मुझे सिर्फ 60% ऑफ द शेयर कैपिटल जमा करा दें, बाकी मैं बाद में आपसे ले लूंगी, तो उस मुल्क में सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस आ सकता है। तो सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कंपनी ने अगर पैसे पूरे नहीं लिए हर शेयर के तो उस वक्त पेड अप कैपिटल कम होता है, सब्सक्राइब ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि लोगों ने एक 10 रुपए का शेयर सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन उसके अगेंस्ट पे सिर्फ 6 रुपए की है, रिमेनिंग उसके पेएबल है। यानी कि हमारे पास रिसीवेबल के तौर पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये अभी हमारा रिसीवेबल है शेयर से, जो कि हमारा जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है जी, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर फंसे हुए हैं। कहता है कि सर फिर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे। स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर जो गाइडलाइंस दी है उन्होंने कहा है कि या तो आप फेस ऑफ द बैलेंस शीट के ऊपर प्रेजेंट करें, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है ना उसमें सबसे ऊपर कैपिटल सेक्शन में ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा होता है। ठीक है, या आप इसको नोट्स में प्रेजेंट कर दें। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने जो पब्लिक डिस्प्ले देखा है यानी कि डिफरेंट कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी है उसमें ये होता है कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो बैलेंस शीट के ऊपर ही लिखा गया होता है और वो कॉलम्स में नहीं बल्कि साइड पे
उन्होंने एक हेडिंग सी बनाई होती है कि ऑथोराइज कैपिटल इतना है, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल जो है वो इतना है, ठीक है जी। तो ऑथोराइज कैपिटल डिस्प्ले करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, बल्कि इसमें मेरे ख्याल से वो है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल आपने इक्वल प्रोमिनेंस के साथ डिस्प्ले करना होता है जितनी प्रोमिनेंस के साथ आपने पेड अप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कि उसी फॉन्ट के साथ उसी कलर में आपने लिखना होता है, कलर भी चेंज नहीं करना होता। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इक्वल प्रोमिनेंस के साथ डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। अगेन ये आपके जैसे कहते हैं ना कि ये डिस्प्ले वाली रिक्वायरमेंट आप लोगों की नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, सर क्वेश्चन साइलेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि बोनस डिविडेंड है या नहीं? अगर वो कहेगा कि ये बोनस डिविडेंड है तो फिर उसकी बात माननी है, अदरवाइज जो डिविडेंड है वो कैश डिविडेंड होता है। क्वेश्चन साइलेंट नॉर्मली नहीं होता, जो डिविडेंड है वो डिविडेंड ही है, वो कैश डिविडेंड ही होता है। अगर वो स्पेसिफिकली कहे कि बोनस डिविडेंड है तो फिर उसको बोनस डिविडेंड ट्रीट करना है। अगर ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल करें, बोनस भी और डिविडेंड भी, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये बोनस डिविडेंड है, अदरवाइज बोनस बोनस होता है, डिविडेंड डिविडेंड होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है एबीसी कॉर्पोरेशन का। इसकी पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। उसने क्या, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018 एंड 2019। तो 2018-19 के जो है ना वो हमने ये ईयर एंड कैलकुलेट 2018-19 की स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सेल ऑफ द कार। द कंपनीज ईयर एंड दिसंबर बिलो इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। दिसंबर के बारे में हमने बात की थी कि जो दिसंबर होता है, अगर ये आपका ईयर एंड हो तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। अक्सर का जब सितंबर का ईयर एंड होता है या जून का ईयर एंड होता है तो बच्चे कुछ इंफॉर्मेशन गलत क्लासिफाई कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दिसंबर जब ईयर एंड होता है तो वो आपने उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दी है 1 जनवरी 2018 की। तो बेसिकली जब उसने आपको कहा है कि आपने 2018 और 19 इन दोनों सालों की जो है ना वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपके लिए जो पहला साल होगा वो होगा जी 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक, ये आपका लास्ट ईयर होगा। और जो करंट ईयर होगा आपका वो होगा जी 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके ये 2 साल बनते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स। रुपीज में इंफॉर्मेशन दी गई है 100 मिलियन, 50 मिलियन, 5 मिलियन और 55 मिलियन। और एक और इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है कि इसकी पार वैल्यू जो है वो 10 रुपए पर शेयर है। तो ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, आगे आप देखिएगा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन यूज हो जाएगी। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होती है वो केयरफुली प्लेस की होती है ताकि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप इसको इस्तेमाल कर सकें। क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स ईच ईयर। तो ये आपकी एक रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर है जो आपने दोनों सालों में करना है। इसका ईयर 1 ईयर 2 दोनों में इंपैक्ट होगा, यानी कि 2018 और 2019 दोनों में इंपैक्ट होगा। अगली बात वो करते हैं, फॉलोइंग इवेंट्स टेकन प्लेस इन द ईयर 2018 एंड 2019। ऑन फरवरी 28 फरवरी 2018 को, यानी कि 2018 के ईयर की बात हो रही है, द कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब यह है कि जब आप पहली दफा पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, इसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर हमने नंबर ऑफ शेयर की फेस वैल्यू की पढ़ी थी वो हमारे पास फौरन आ गई कि 5 मिलियन शेयर्स है, 25 रुपए का इशू किया जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने एक शेयर है जो 10 रुपए का है, उसको 25 रुपए का इशू किया है। तो ये हमारा पब्लिक शेयर है, शेयर ऑफ इशू एट प्रीमियम। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी बाय मार्च 31, 2018। पैसे जो है वो 2018 में ही रिसीव हो गए। तो ये है बेसिकली हमारा शेयर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये हमारा क्या था, ये था जी रिजर्व्स की ट्रांसफर। और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 लिख देता हूं, इसका मतलब होगा कि ये 2 दफा आपने करना है। आगे चलते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2017, यानी कि 2017 का एनुअल डिविडेंड है। तो आपको पता है कि 2017 का एनुअल डिविडेंड जो है ये कब पे होता है, 2018 में पे होगा। एनुअल डिविडेंड अगले साल पे होता है और वो डिविडेंड उन्होंने 5 रुपीज पर शेयर का इशू किया है, यानी कि हर शेयर, जितने भी शेयर हैं, जिसके पास जितने शेयर होंगे 5 रुपीज पर शेयर। तो ये एक शेयर की
कीमत के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। ये परसेंटेज नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो परसेंटेज की अमाउंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है, और जो पर शेयर की है वो शेयर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 15 फरवरी को उन्होंने अप्रूव किया था। वेयर बाय शेयर, वेयर एज शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव्ड ₹4 पर शेयर। ले जनाब, वही बात हो गई कि शेयर होल्डर्स ने कम अप्रूव किया है और कंपनी ने ज्यादा रेकमेंड किया था। तो यही बात हम करते हैं कि डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करते हैं। तो जब शेयर होल्डर्स ने उसको कम अप्रूव किया तो फिर हम लोग 4 रुपए वाला लेंगे या 5 रुपए वाला, जरा सोचें। तो जनाब हम लोग 4 रुपए वाला डिविडेंड जो है वो पे करेंगे। उसकी रीजन ये है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो अप्रूव करते हैं वो वाला हमने लेना होता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर कम अप्रूव करें तो कम, और कंपनी के शेयर होल्डर्स ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास पॉइंट 2 के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने क्या रिकॉर्ड करना है जी इसको। ये है हमारा डिविडेंड ईयर 2018 का, 2018 का डिविडेंड। प्रीमियम भी 2018 का है। रिजर्व जो है, रिजर्व में ट्रांसफर 2018 और 19 दोनों में होना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन के अंदर लिख तो नहीं सकते क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन आपके लिए ये आसानी है इस वक्त कि हम लोग जब एडजस्टमेंट को पढ़ते जा रहे हैं तो हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखते जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव द इंटरम डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2018। ले जनाब, 1 पर शेयर का 2018 का इंटरम डिविडेंड भी आ गया है। अब ये इंटरम डिविडेंड जो है ये क्या है, कैश में मिलेगा, ₹1 पर शेयर 2018 का। आगे चलते हैं। एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इज 130.250 मिलियन। तो ये जनाब आपका ये भी एनुअल प्रॉफिट है 2018 का। तो ये 4 चीजें जो है मेरा ख्याल है कि खत्म हो जाएंगी अब, और आगे हम लोग ईयर 2019 की तरफ चले जाएंगे। हाँ वही बात। पॉइंट 5 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4.25 रुपीज। एनुअल डिविडेंड किस चीज का है, 2018 का, पर शेयर ऑन फरवरी 2019, वेयर एज द शेयर होल्डर अप्रूव्ड 6 रुपए पर शेयर। ले जनाब, इस साल फिर फटा हो गया। उन्होंने सजेस्ट किया 4.25, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया 6। तो हम कौन सा लेंगे? तो जवाब है वो वाला जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया, क्योंकि शेयर होल्डर्स ज्यादा का अप्रूव नहीं कर सकते। तो हम ज्यादा से ज्यादा 4.25 पर शेयर का ही डिविडेंड जो है वो लेंगे, और 6 रुपए का डिविडेंड हम नहीं लेंगे। और ये किस साल के लिए था? ये था जी 2019 के लिए, जो कि 2018 के लिए, जो कि 2019 में लिखा जाएगा। तो ये डिविडेंड है जो 2019 में लिखा जाएगा। ये डिविडेंड है पिछले साल का, लेकिन इस साल लिखेंगे हम कितनी अमाउंट से, 4.25 की अमाउंट से पर शेयर। The board of directors approved bonus shares of 10% of the outstanding shares on June 30, 2019। अब ये बोनस है, बोनस शेयर्स इशू हुए हैं। ये बोनस शेयर्स एज डिविडेंड नहीं लिखा, उसने लिखा है बोनस शेयर्स आपने इशू किए हैं। तो बोनस शेयर्स के केस में आप लोग क्या करेंगे, वही 3 आइटम्स वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व जो डिस्काउंट के लिए बनाया है, नहीं तो शेयर प्रीमियम, नहीं तो आपका क्या है, रिटेन अर्निंग्स। तो ये है आपका बोनस इशू, और बोनस इशू 2019 का है। पॉइंट 7, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो ₹1.5 पर शेयर जो है ना वो मिलेगा थर्ड क्वार्टर के लिए, जो थर्ड क्वार्टर में जो है ना उन्होंने ऑफर किया है, और उसमें 30 सितंबर 2019 तक जो है ना ये होगा। तो ये हमारा इंटरम डिविडेंड भी आ गया। पॉइंट 8, एनुअल प्रॉफिट आ गया जी 175 मिलियन का 2019 का। पॉइंट 9, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंड एनुअल डिविडेंड ऑफ 5.5 पर शेयर ऑन फरवरी 15, 2020 which was duly approved by the shareholders on 31 मार्च 2020। अच्छा, ये पॉइंट 9 जो है ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिविडेंड है 2020 के अंदर जो हमने पे करना है। ये है तो 2019 से रिलेटेड, लेकिन उससे अगले साल में पे करना है। तो बेसिकली ये एक वो वाला डिविडेंड है जो कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नोट्स में लिख देंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी साल उस साल का डिविडेंड पे नहीं होता, फाइनल डिविडेंड उससे अगले साल में पे होता है और उसके अगले साल ही रिकॉर्ड होता है। लेकिन
उस साल के एंड पे ये जरूर लिख दिया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इतने रुपए का डिविडेंड अप्रूव किया है। वो हम लोग नोट्स में लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं कि भाई आगे जो होगा वो बाद की बात है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड अप्रूव किया है वो 5 रुपए 50 पैसे का है। ठीक है, तो उसका हम लोगों को स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? उसका इंपैक्ट आएगा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये जो 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे होंगे तो 2019 का फाइनल डिविडेंड जो प्रपोज किया गया है वो उसके नोट्स टू द अकाउंट्स में लिख दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी तरह से 4 आइटम्स बनेंगे। शेयर कैपिटल, दूसरा है जी शेयर प्रीमियम, तीसरा है जी जनरल रिजर्व्स, और चौथा है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, टोटल के कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम लोग ऐसे ही इसको लिख देंगे। टोटल के कॉलम्स जो है वो बस जस्ट वर्किंग ही होती है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। हम वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिछले साल की ओपनिंग से शुरू करते होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी 2018 से ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो लिखेंगे हम। और ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। हमें रुपीज को राउंड कर लेना चाहिए, रुपीज इन थाउजेंड्स में राउंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे लिए आसानी होगी। मिलियंस में भी राउंड कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। थाउजेंड्स में राउंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 100,000 का शेयर कैपिटल है, 50 मिलियन का यानी कि 50,000 का शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व्स हमारे पास 5,000 के हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास 55 मिलियन, यानी कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 55,000 के। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए हैं। अब हम लोगों ने 2018 के अंदर जो मूवमेंट्स हैं टाइम के हिसाब से लिखनी है कि कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में। तो हम लोग पॉइंट 1 की तरफ जाते हैं। एक हम लोगों ने एक प्रीमियम में शेयर इशू किए हैं 2018 के अंदर। 2018 के अंदर शेयर प्रीमियम में शेयर इशू किए हैं, उसने कहा था 5 मिलियन शेयर ऑफर किए हैं, और उसके अंदर जो है वो हमने 25 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया है, 25 रुपए की प्राइस के ऊपर चार्ज हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे शेयर्स की जो इशू है, इशू आपने किया है तो आपके जो सारे शेयर्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं वो 31 मार्च को कंप्लीट हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 31/03/18। हम लोग लिखेंगे न्यू शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, जब आप प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे, जब आप प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो आपको शेयर प्रीमियम तो है हमारे पास, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो शेयर प्रीमियम में भी एंट्री होगी और शेयर कैपिटल में भी एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अगर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज ध्यान में लेकर आए तो आपको फिर अंदाजा होगा कि बैंक के अंदर आपके पास पैसे आएंगे, शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। देखिए बैंक के अंदर आपने 5 मिलियन शेयर इशू किया 25 रुपए के हिसाब से, तो 5 × 25, क्योंकि हम राउंडेड टू द थाउजेंड्स कर रहे हैं तो हम इसके साथ 1000 लिख लेते हैं। तो बैंक में इतने पैसे आएंगे 125,000। शेयर प्रीमियम जो है आप गौर से देख लीजिएगा। शेयर कैपिटल पहले देख लेते हैं, 5 मिलियन शेयर्स आपने इशू किए। ठीक है जी, और ये आपने ये यहाँ पे मैं वर्किंग चेंज कर देता हूँ, 5 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए का शेयर। इस तरीके से 5 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाई आपके पास शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से आएगा 50 मिलियन का, और शेयर प्रीमियम 75 मिलियन का। तो जनाबे वाला ये इसकी एंट्री होगी। 5 मिलियन शेयर्स 15 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ऑफर किए हैं, यानी कि 25 रुपए का शेयर ऑफर किया है आपने। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, तो फेस वैल्यू के हिसाब से जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 50 मिलियन हुआ। यहाँ पे भी अमाउंट जो है वो राउंडेड टू द थाउजेंड्स लिखी हुई है मैंने, राउंड टू द थाउजेंड्स। बेसिकली बैंक के अंदर 125 मिलियन आया है, शेयर प्रीमियम आपका 75,000 यानी कि 75 मिलियन, और शेयर कैपिटल 50 मिलियन से आपका क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोग न्यू शेयर्स के केस में हम लोग कहते हैं शेयर प्रीमियम हमारा क्रेडिट होगा, 5 मिलियन शेयर्स है, और शेयर प्रीमियम 15 रुपए का है। देखें आपने 15 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया ना, तो ये बेसिकली आपके 75 मिलियन बनते हैं,
जो राउंड करने के बाद 75,000 बन जाएंगे। और शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 5 मिलियन शेयर है, 10 रुपए का शेयर कैपिटल है, तो ये हमारे पास बेसिकली 50,000 के शेयर्स बन जाते हैं। तो आपने शेयर इशू किए हैं प्रीमियम के ऊपर, और वो शेयर्स आपने 50,000 शेयर कैपिटल में ऐड होगा और 75,000 शेयर प्रीमियम में, और बैंक में 125 मिलियन जाएगा। और वो जो 125 मिलियन की अमाउंट है वो हमने बैंक, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स में नहीं है तो इसलिए वो अपने बैंक में एंट्री हो जाएगी उसकी, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये होगा जनाब प्रीमियम की एंट्री। आगे चलते हैं। पॉइंट 2, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड द एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एट 5 पर शेयर। तो हमारे पास दूसरी चीज आ गई है 31 मार्च के ऊपर, 31 मार्च 2018 एनुअल डिविडेंड 2018 का। अब 2018 का एनुअल डिविडेंड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने 2018 का शेयर्स देखने हैं, वो थे 100,000 के शेयर्स थे, ठीक है। शेयर कैपिटल लिखा आपने, वो 100 मिलियन का शेयर कैपिटल था, डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, तो आपके पास 10 मिलियन शेयर्स बनते हैं, ऐसे ही है 10 मिलियन शेयर्स। और 10 मिलियन शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 रुपए पर शेयर के साथ, तो आपके पास 50 मिलियन का डिविडेंड बनता है। क्या ख्याल, 50 मिलियन का डिविडेंड बनेगा ना, तो आपने जो डिविडेंड पे करना है वो 50 मिलियन पे करना है। अब डिविडेंड पे करने की एंट्री सोचो, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो हम क्या कर लेते हैं, हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं 50 मिलियन से, यानी कि यहाँ पे हम राउंडेड टू द 1000 लिख रहे हैं, तो हम 50 मिलियन से हम यहाँ पे अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो ये डिविडेंड की एंट्री हो जाएगी। रिटेन अर्निंग से डिविडेंड जो है वो 50 मिलियन से माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। पॉइंट 3, पॉइंट 1 भी हो गया, पॉइंट 2 भी हो गया। पॉइंट 3 जो है इसमें उसने कहा है कि इंटरम डिविडेंड हुआ है 1 पर शेयर का फॉर द थर्ड क्वार्टर। अब ये जो 1 पर शेयर का इंटरम डिविडेंड है ना, ये तमाम शेयर्स के ऊपर अप्लाई होना है। ये याद रखिएगा कि इंटरम डिविडेंड तमाम शेयर्स के ऊपर अप्लाई होता है जो उस वक्त आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। तो इस चीज के ऊपर उसने कहा है पॉइंट 3 के अंदर कि 30 सितंबर को, यानी कि 30 सितंबर 2018 इंटरम डिविडेंड, देखिए आपके पास 150 मिलियन शेयर कैपिटल है और आपके पास जो शेयर्स हैं 15 मिलियन के शेयर्स हैं। 15 मिलियन के शेयर के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से आपका 15 मिलियन का जो आपका डिविडेंड है वो आपका यहाँ पे लगेगा। देखिए डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड की एंट्री मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। इसके अंदर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है रिटेन अर्निंग्स का, तो हमने रिटेन अर्निंग में से माइनस किए हैं दोनों अमाउंट, 15 मिलियन वाली भी और 50 मिलियन वाली भी। लेकिन इसमें क्योंकि कैपिटल का अकाउंट नहीं है तो इसकी कैपिटल में कोई एंट्री नहीं जाएगी, इसकी जो क्रेडिट साइड है वो आपकी डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में जाएगी। तो डिविडेंड जो आपने पे किया उसका एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा। पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। एनुअल डिविडेंड एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इज 13250। तो हम लोग यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट लिखते हैं, और ये हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर 2018 पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 का प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे किधर लिखेंगे, रिटेन अर्निंग्स में लिखेंगे, और उसने कितना बताया है 13250, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है वो आ गया। अच्छा जी, एक चीज अभी हम इसमें मिस कर रहे हैं, वो है सबसे ऊपर जो उसने लिखी हुई थी, और वो थी आपकी 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ठीक है जी। तो हम लोग 31 दिसंबर के ऊपर ही रिजर्व्स की ट्रांसफर करेंगे, 31 दिसंबर 2018 ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और रिजर्व का जो ट्रांसफर है वो आपका कितना होगा, वो होगा 13250 का 5%,
बोले तो 13250 का 0.05 ये बना जी 6512.5 मानना है तो 6513 लिख लेते हैं इसको। 6513 हमारी रिटेन्ड अर्निंग में से निकलेगा और किधर जाएगा, जनरल रिजर्व्स में जाएगा। 6513 इधर जाके हम ऐड कर देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि वो मूवमेंट जो रिजर्व्स की आपस में मूवमेंट है, इसमें प्लस का इंपैक्ट भी इधर आएगा, माइनस का इंपैक्ट भी इधर आएगा, ठीक है जी। लेकिन वो मूवमेंट जिसमें कि हमारा सिर्फ सिंगल अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, उसमें एंट्री इस तरह से होगी, ठीक है जी। अच्छा, एक इसमें हमने गलती की है, जरा देख लें कि ये जो डिविडेंड था ये 4 रुपए हमने लेना है, क्योंकि हमने वो डिविडेंड लेना होता है जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना होता है। तो हमने ये बात तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन लिखते हुए शायद मैं बोलते बोलते मिस कर गया। तो ये 50 नहीं बल्कि 40 मिलियन है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये 2018 के जो टोटल्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये बनता है जी 150 मिलियन 150,000, ये बनता है जी 125,000, ठीक है जी। और ये बनेगा हमारे पास 50 प्लस 6 5,000 प्लस 6,000 11,513। और ये जो है ये आपका बनेगा 123,737 ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी ये 2019 की तरफ। 2019 में सबसे पहले उसने कहा है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 4.25 रुपए के हिसाब से अब हमने डिविडेंड अप्रूव करना है। तो अब जो डिविडेंड अप्रूव हुआ है 31 मार्च को डिविडेंड अप्रूव हुआ है, तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। 31 मार्च 2019 डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 15 मिलियन शेयर्स हैं, और जो डिविडेंड अप्रूव हुआ है वो वाला होगा जो लोअर है 4.25 के हिसाब से हमारा डिविडेंड अप्रूव हुआ है। तो हम लोग 15 मिलियन यानी कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4.25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63,750। तो 63,750 का जो हमारा डिविडेंड है वो हमने करना है, ठीक है जी। दूसरा उसमें पॉइंट बताया है कि 10% का बोनस इशू किया है, बोनस शेयर्स ऑन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन जून। तो 10% मजीद बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं। तो अब देखिएगा गौर से 15 मिलियन शेयर्स हैं और इसके अंदर मजीद इसका 10% शेयर्स इशू किए गए हैं, यानी कि 1.5 मिलियन शेयर्स मजीद इशू किए गए हैं। और ये बोनस इशू है, तो बोनस इशू के केस में हम लोग क्या चार्ज करेंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेसिकली ये आपके पास 15 मिलियन रुपीस के मजीद शेयर जो है ये इशू होंगे। और डेबिट हम किसको करेंगे, तो हमने कहा था कि इसमें भी 3 चीज सिचुएशंस हैं। पहला, अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व बना हुआ है, नहीं तो शेयर प्रीमियम अकाउंट, नहीं तो हम लोग अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो क्या कोई रिजर्व बना हुआ है शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो हमारे पास जवाब है नहीं। जनरल रिजर्व एक बना हुआ है, लेकिन उसको हम चार्ज नहीं करेंगे जब तक वो ये कहता नहीं है कि जनरल रिजर्व्स को चार्ज करें। तो इसका मतलब ये है कि हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को चार्ज करेंगे 15 मिलियन। शेयर प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास 15 कितना पड़ा, कितना हुआ है 125 मिलियन पड़ा हुआ है। ओहो हो, शेयर प्रीमियम में बहुत पड़ा हुआ है। तो शेयर प्रीमियम में हम लोग चार्ज कर देंगे 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 मिलियन। तो हम लोगों ने बोनस इशू किए हैं और हमने वो चार्ज किया है शेयर प्रीमियम को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट क्या बन रही है बोनस इशू की। बोनस इशू के बारे में उसने बताया है 30 जून को बोनस इशू अप्रूव हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 30 जून 2019 बोनस इशू। तो जो बोनस इशू है उस बोनस इशू में 15 मिलियन के शेयर्स आएंगे, यानी कि शेयर कैपिटल के कॉलम में हमने 15 मिलियन लिखना है। अब बहुत ऊपर जाना पड़ता है तो मैं यहाँ पे टेम्परेरीली इनकी नाम दोबारा लिख लेता हूँ। ये हमारा शेयर कैपिटल है इस कॉलम में, ये हमारा शेयर कैपिटल है इस कॉलम में। दूसरा हमारे पास ये शेयर प्रीमियम है, ये हमारा जनरल रिजर्व है और ये रिटेन अर्निंग है। फिर बता रहा हूं कि ये लाइन में मैंने जो ये 4 आइटम्स लिखी हैं ये सिर्फ इसलिए लिखी है कि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े, आपने नहीं लिखनी क्वेश्चन में, मैं मिटा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो बोनस इशू है 15 मिलियन का और शेयर प्रीमियम को चार्ज होगा 15 मिलियन, यानी कि क्योंकि हम अमाउंट 1000 में राउंड कर रहे हैं तो 15,000 लिख देंगे हम, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है
बोनस शेयर हो गया। 0.7 की तरफ चलते हैं। इंटरम डिविडेंड 1.5 रुपए पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर, 1.5 रुपए पर शेयर। तो अगेन हम लोगों ने थर्ड क्वार्टर के अंदर यानी कि 30 सितंबर को शायद ये इन्होंने अप्रूव किया है, 30 सितंबर 2019 इंटरम डिविडेंड। अब इंटरम डिविडेंड किन शेयर्स पे अप्लाई होगा? वो तमाम शेयर्स के ऊपर जो इस वक्त तक मौजूद है। तो आपके पास 15 मिलियन शेयर पहले थे, 1.5 मिलियन शेयर आपने मजीद इशू किए हैं, तो टोटल ये 16.5 मिलियन शेयर्स हैं। और इनको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1.5 रुपए पर शेयर के साथ। तो 16.5 मिलियन शेयर्स 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24,750 का डिविडेंड मजीद जो है ना ये आप देंगे। 24,750 का मजीद डिविडेंड आपका आ जाएगा। ठीक हो गया जी? तो ये हमारा डिविडेंड आ गया। अच्छा जी, एनुअल प्रॉफिट आया जी। इसके बाद एनुअल प्रॉफिट है 175 मिलियन का। तो हम कहते हैं जी 31 दिसंबर 2019 प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019। तो ये है जी 175 मिलियन। तो 175,000 हम इधर ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या है जी? कुछ भी नहीं रह गया। अगले साल का डिविडेंड है 2020 का। 2020 में जो अप्रूव हुआ है 2019 का, तो ये शायद उसने हमें चेक करने के लिए दिया है कि कहीं हम ये डिविडेंड भी तो नहीं पे कर देते। तो जिस साल का डिविडेंड है उस साल नहीं पे होगा, उसके अगले साल पे होगा। उस साल सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रेजेंट कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नीचे भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि इस साल हम लोगों ने सजेस्ट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि 5.5 रुपीज का डिविडेंड जो है वो दिया जाए। ठीक है जी। अब एक काम रह गया, वही जो सबसे ऊपर था कि हम लोगों ने रिजर्व में ट्रांसफर करना है 5%। तो ट्रांसफर टू द रिजर्व ये हम लोग 31 दिसंबर के ऊपर लिखेंगे। 31 दिसंबर 2019 रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ है। रिजर्व का ट्रांसफर 5% मल्टीप्लाई बाय 175,000। तो आपका 175 मिलियन का बेसिकली प्रॉफिट था, उसका 5% आपने रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 175 का 5% बनता है जी 8.75। तो हम लोग कहेंगे कि 8750। तो 875,000 का जो हमारा रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाएगा, 875 हमारा 8750 सॉरी 8750 हमारा 1750 000 0.05। तो बोले तो 8750। तो 8750 हमारा रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और वो रिजर्व्स कौन से हैं? ये हैं जी 8750। और ये अब मैं ऊपर से एड्रेस जो है ये रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनके टोटल्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 165,000। ये बनेगा जनाब 15 माइनस हो गया तो 110 बच जाएगा। ये 11,513 जमा 8750, तो ये बचेगा 20,263। और ये जो है ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 201,487 ले जनाब। तो इस तरह से आपके ये सारे करंट ईयर की भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आज क्लास को एंड करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड होता है। होमवर्क मैं क्लास में शेयर कर दूंगा और आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं।